नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज भतरोजखन अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है फ्रीडमैन के स्थायी आय परिकल्पना की व्याख्या करना, अर्थात फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कंजप्शन फंक्शन के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। फ्रीडमैन ने अनुपातिक दीर्घकालीन उपभोग फलन एवं गैर अनुपातिक अल्पकालीन उपभोग फलन के बीच जो विरोधाभास था उसका एक समाधान और प्रस्तुत किए। इन्होंने स्पष्ट इस बात की आलोचना की कि किसी भी व्यक्ति का उपभोग वो वास्तव में चालू वर्ष की आय द्वारा निर्धारित होती है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने बताया कि किसी व्यक्ति का उपभोग वास्तव में उसकी स्थायी आय पर निर्भर करती है। अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रोफेसर फ्रीडमैन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति का उपभोग व्यय वास्तव में उसकी स्थायी आय पर निर्भर करती है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने अपने सिद्धांत में आय को दो भागों में मापा है। पहला आय था y इक्वल टू, यहां पर y आय को प्रदर्शित करता है, यहां पर इनकम रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है परमानेंट इनकम और दूसरा है टेम्परेरी इनकम। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने आय को दो भागों में बांटा है, परमानेंट इनकम एंड टेम्परेरी इनकम। परमानेंट इनकम वो इनकम होती है जो किसी व्यक्ति को दीर्घ काल तक प्राप्त होती रहती है, यानी एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो हमको लॉन्ग रन तक मिलती रहे, दैट इज परमानेंट इनकम। सपोज दैट सैलरी, मान लीजिए किसी की सैलरी फिक्स है तो ये परमानेंट इनकम है, ये हमको इतनी मिलती रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति की इनकम दो प्रकार की होती है, परमानेंट इनकम जो दीर्घ काल तक मिलती रहती है और एक टेम्परेरी इनकम चालू आय जो वास्तव में अल्पकालिक होती है। किसी को बोनस मिल गया, सपोज दैट वो चालू इनकम है, उसके इनकम के साथ एक और ऐड हो गया। कभी लॉस हो गया तो वो चालू आय हुआ। ये अल्पकालिक होती है, क्षणिक होती है, यानी जो हमको एडवांस के रूप में अचानक लाभ या हानि के रूप में मिलती है वो टेम्परेरी इनकम कहलाती है। तो इस प्रकार स्थायी आय और चालू आय दोनों को योग करने के बाद हमें आय प्राप्त हो जाती है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने उपभोग को भी दो भागों में विभाजित किया है। पहला है स्थायी उपभोग प्लस चालू उपभोग, परमानेंट कंजप्शन और टेम्परेरी कंजप्शन। परमानेंट कंजप्शन जब हम कुछ चीजों को लॉन्ग टर्म तक एक निश्चित मात्रा में परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्थायी कंजप्शन। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी कपड़े, कुछ इसेंशियल क्लॉथ्स होते हैं, कुछ इसेंशियल मटेरियल्स घर के होते हैं जिनको हम लोग परचेज करते रहते हैं, वो हमारे पास क्या है, स्थायी उपभोग है, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेरी कंजप्शन है, चलिए एक काम करते हैं आइसक्रीम खा लेते हैं, चलिए आज एक काम करते हैं रूअफ़ज़ा बनवा लेते हैं, चलो आज चाउमीन बना लेते हैं, ये टेम्परेरी कंजप्शन होता है। तो स्थायी कंजप्शन और टेम्परेरी कंजप्शन दो प्रकार इन्होंने डिवाइड किया। अब इनकी एक एजम्पशन टेस्ट कर लेते हैं। एजम्पशन क्या कहती है? पहली एजम्पशन, पहली मान्यता, परमानेंट इनकम और टेम्परेरी इनकम के बीच में कोई सा संबंध नहीं है। देयर इज नो एनी कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेरी इनकम एंड परमानेंट इनकम। आप ये नहीं कह सकते कि जिसकी परमानेंट इनकम अधिक उसकी टेम्परेरी इनकम भी अधिक होगी, या जिसकी परमानेंट इनकम अधिक उसकी टेम्परेरी इनकम नहीं होगी। देयर इज नो एनी कोरिलेशन बिटवीन द परमानेंट इनकम एंड टेम्परेरी इनकम। दूसरा इन्होंने डिफाइन किया, परमानेंट कंजप्शन और टेम्परेरी कंजप्शन के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। सेकंड एजम्पशन, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेरी कंजप्शन एंड परमानेंट कंजप्शन। इन दोनों के मध्य कोई सा संबंध नहीं है। तीसरा एजम्पशन, तीसरी एजम्पशन है टेम्परेरी कंजप्शन
और टेम्परेरी इनकम के बीच में भी कोई कोरिलेशन नहीं। ये नहीं कि आपको बोनस मिला है आप पार्टी दे दो तुरंत, ये कोई निश्चित नहीं है। किसी को मिलता है, कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग नहीं दे सकते। यानी ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा नहीं पाया जाता कि अगर टेम्परेरी इनकम उसकी बढ़ती है तो कंजप्शन उसका तुरंत बढ़ जाएगा टेम्परेरी, या परमानेंट इनकम लॉस में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या करता है कि 2 दिन खाना नहीं खाएगा। ऐसा कोई प्रैक्टिकल्स नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेरी कंजप्शन एंड परमानेंट कंजप्शन, दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है। और चौथी एजम्पशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, कि परमानेंट कंजप्शन इज डिटरमाइंड बाय परमानेंट इनकम। यानी परमानेंट कंजप्शन परमानेंट इनकम के द्वारा ही निर्धारित होता है। यही प्रोफेसर फ्रीडमैन अपने सिद्धांत में कहना चाहते हैं कि केवल कोरिलेशन सीपी इज द फंक्शन ऑफ वाईपी, ये बात उन्होंने कहना चाहे। प्रोफेसर फ्रीडमैन आगे अपना कंजप्शन फंक्शन प्रस्तुत करते हैं और कंजप्शन फंक्शन में उन्होंने बताया कि सीपी स्थायी उपभोग इज द फंक्शन ऑफ वाईपी बट इट इज मल्टीप्लायर ऑफ के। ये मल्टीप्लायर के का द्वारा होता है, यानी के गुणक, यहां पर के गुणक को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्थायी उपभोग स्थायी आय का फलन है, लेकिन के गुणक के साथ। यहां पर के में प्रोफेसर फ्रीडमैन ने 3 चीजों को सम्मिलित किया है। के इज इक्वल टू, पहली चीज तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा संपत्ति और गैर संपत्ति के अनुपात, दैट इज वेल्थ, जो डब्ल्यू से, और तीसरा उन्होंने म्यू को नोट किया है। अर्थात के अंतर्गत उन्होंने 3 चीजों को रिप्रेजेंट किया, ब्याज की दर, संपत्ति तथा गैर संपत्ति, राष्ट्रीय आय में से संपत्ति का भाग और गैर संपत्ति भाग का अनुपात, और तथा म्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, किसका, उपभोक्ता का। इन तीनों को इसमें समायोजित किया। अतः हमारे पास हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू, क्या होगा, आर डब्ल्यू एंड म्यू। हम यहां पर, और वाईपी, हम यहां पर आर को डिफाइन करते हैं। आर इंटरेस्ट रेट को दिखाता है, इंटरेस्ट रेट को दिखाता है। डब्ल्यू वेल्थ को है, रेशियो बिटवीन संपत्ति, वेल्थ एंड नॉन वेल्थ, दोनों के बीच का रेशियो रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर म्यू जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार फ्रीडमैन का उपभोग फलन हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो स्थायी आय है वो वास्तव में किसका फलन है। तो प्रोफेसर फ्रीडमैन आगे बताते हैं कि स्थायी आय काल श्रेणियों को, अर्थात 2 विभिन्न काल श्रेणियों में जो आय होती है उस पर निर्भर करता है, अर्थात वर्तमान आय तथा पूर्व की आय। तो उनके द्वारा हमारी स्थायी आय का निर्धारण होता। आइए फलन के रूप में हम उसको भी देखते हैं। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने वास्तव में चालू वर्ष की स्थायी आय के लिए निम्न समीकरण प्रस्तुत किए। इस समीकरण में उन्होंने YPT, यहां पे परमानेंट टी मतलब करंट ईयर, यानी यहां पर YPT दिखाता है चालू वर्ष की स्थायी आय, चालू वर्ष की स्थायी आय, परमानेंट इनकम ऑफ करेंट ईयर, और यहां पर YT रिप्रेजेंट करता है, YT है चालू वर्ष की आय, चालू वर्ष की आय, करंट ईयर इनकम, और हमारे पास YT-1 रिप्रेजेंट करता है पिछले वर्ष की आय, पिछले वर्ष की आय, और ए दिखाता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर इनकम, या 2 वर्षों के अंतराल के मध्य आय में हुए परिवर्तन को, यानी ये आय में परिवर्तन को दिखाता है, तो ये समीकरण हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास करंट इनकम बढ़ जाती है तो इसका इंपैक्ट जो हमारे पास YPT पर
बहुत कम पड़ता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास लगातार इनकम बढ़े, करंट इनकम लगातार बढ़े, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट स्थायी आय पर पड़ता है। प्रोफेसर फ्रीडमैन आगे कहते हैं कि जब कई वर्षों तक लगातार करंट इनकम बढ़ती है तो उसके बाद स्थायी आय में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। तब लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में मेरी स्थायी आय बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप वो स्थायी उपभोग बढ़ाने की बात करता है। आगे हम देखते हैं कि वास्तव में स्थायी उपभोग कैसे बढ़ता है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने जब बताया कि वर्तमान वर्ष की स्थायी आय वास्तव में हमारे पूर्व वर्ष की आय या काल श्रेणियों की आय द्वारा निर्धारित होती है। हम अभी इसके पहले समीकरण देख चुके थे। क्या देखे थे कि वर्तमान उपभोग वो स्थायी आय का फलन है, यहां पर के गुणक को रिप्रेजेंट करता है। अब हम वाईपी का मान, क्योंकि करंट ईयर के इनकम को दिखाता है, पर स्थायी इनकम को दिखाता है, तो वाईपी का मान यहां पर पुट कर देते हैं। तो जब वाईपी का मान पुट करते हैं तो के ब्रैकेट में हमारे पास ये पूरा समीकरण आ जाता है। जब हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद हमारे पास हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू के ए वाई टी प्लस के ब्रैकेट में 1 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज वाई टी माइनस 1। ये हमारे पास मिल जाता है कंजप्शन फंक्शन, यानी उपभोग। वास्तव में किसी भी एक व्यक्ति का उपभोग स्थायी आय या दो काल श्रेणियों की उपभोग आय पर निर्भर करता है। यहां पर सीटी वर्तमान अवधि का उपभोग दिखाता है, यानी सीटी करंट ईयर का कंजप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। के दिखाता है क्या है, दीर्घकालीन एमपीसी, लेकिन जब इसके साथ ए लग जाता है तो ये अल्पकालीन एमपीसी को रिप्रेजेंट करने लगता है। यानी के सिंगल के ये एमपीसी है किसकी, दीर्घकालीन, ये दीर्घकालीन एमपीसी है, दीर्घकालीन एमपीसी है। लेकिन जब दोनों को संयुक्त रूप से हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एमपीसी जो हो जाएगी वो शॉर्ट रन एमपीसी हो जाएगी, अल्पकालीन। वाईटी करंट ईयर की इनकम है। तो और ये हमारे पास जो पूरा फलन है, ये फलन है, ये वास्तव में कंजप्शन फंक्शन का इंटरसेप्ट दिखाता है, विच्छिन्नता दिखाती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर फ्रीडमैन का उपभोग फलन हमें यह बताता है कि वर्तमान उपभोग हमारी स्थायी आय तथा दो काल श्रेणियों की आय पर निर्भर करता है। साथ ही साथ इसमें एमपीसी का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर रेखा चित्र में आधार अक्ष पर ओएक्स पर हमने इनकम को लिया है, इन द परपेंडिकुलर या वाई एक्सिस पर हमने कंजप्शंस को लिया है। ये हमारे पास OCL लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन है, वेयर AC एंड MPC बोथ आर इक्वल। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कीन्सन थ्योरी के अंतर्गत कि जो ओरिजिन्स निकलती है, यहां पे APC MPC दोनों बराबर होती है। यानी यहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। जबकि यहां पर हमारे पास क्या होता है कि APC अल्पकालीन उपभोग फलन में APC इज ग्रेटर देन MPC होती है। अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कहां पर है, यहां पर है। E पॉइंट इज दैट E1 पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। E1 पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस समय इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों फलन एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात ये स्थायी पॉइंट है और हमारी इनकम है OY1। यानी हमारे पास OY1 इनकम लेवल पर हमारा कंजप्शन कितना Y1E1 है, Y1E1 है, दैट इज कंजप्शन। मान लीजिए हमारी आय बढ़ती है और आय बढ़ने के बाद सपोज दैट मेरी आय बढ़ करके OY2 हो जाती है। देखिए आय बढ़ करके OY से आय बढ़ करके OY2 हो जाती है। तो जब आय बढ़ती है तो हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, हम E1 बिंदु से अगर हमारे पास आय टेम्परेरी इनकम बढ़ती है, चालू आय बढ़ती है, तो हम
और स्थायी उपभोग बिंदु तो यही रहेगा, दीर्घकालीन उपभोग बिंदु यही रहेगा। बस अस्थायी हो सकता है उपभोग हम बढ़ा करके हम इस बिंदु पर आ जाए, दैट इज E2। तो हमारे पास OY2I स्तर पर इफ इनकम इंक्रीजेस टेम्परेरी, इनकम इंक्रीजेस टेम्परेरी और वो हो जाती है OY2। देखिए इनकम OY1 से OY2 हो जाती है, तो ये हमारे पास उससे कंजप्शन हमारा Y1 E1 से इंप्रूव होकर के Y2 E2 हो जाती है। तो ये देखिए हमारा टेम्परेरी कंजप्शन है, लेकिन हमारा वास्तव में टेम्परेरी कंजप्शन तो हमने बढ़ाया है, लेकिन इसका बेस कहां पर है, दीर्घकालीन उपभोग फलन E1 पर ही है बेस, अर्थात हम कभी भी यहां पर आ सकते हैं। ये चालू आय बढ़ने के साथ ही साथ हमारे पास, यानी मापित आय बढ़ने के साथ ही साथ ऐसा देखने को मिलता है। और यदि हमारी स्थायी आय बढ़ जाए, अगर हमारी परमानेंट इनकम बढ़ जाएगी, तो हमारी अल्पकालीन उपभोग फलन ही ऊपर की ओर खिसक जाएगा, और वो अल्पकालीन उपभोग ऊपर की ओर खिसकने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा, CS2। अब हमारे पास स्थायी आय बढ़ गई है, OY1 से OY2। सपोज दैट स्थायी आय बढ़ जाती है, तो हम नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 प्राप्त कर लेते हैं, और यहां ये भी स्थायी पॉइंट होगा हमारे पास, और हमारा कंजप्शन Y1 E1 से बढ़कर के Y2 E3 हो जाता है। तो अर्थात रिजल्ट्स क्या निकले कि अगर टेम्परेरी इनकम बढ़ेगी तो हमारा Y2 E2 कंजप्शन होगा, और अगर हमारे पास परमानेंट इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन ये होगा CP, और ये हमारा टेम्परेरी कंजप्शन बढ़ा इसलिए हम यहां पर आए, टेम्परेरी इनकम बढ़ा इसलिए हमने अल्पकालीन उपभोग फलन पर चलना प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार प्रोफेसर फ्रीडमैन ने अपना सिद्धांत स्थायी आय परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति का उपभोग आय द्वारा निर्धारित तो होता है, लेकिन आय भी दो प्रकार की होती है, स्थायी आय तथा अस्थायी आय, या जिसको हम चालू आय बोलते हैं। चालू आय कभी भी हमको दीर्घकालीन फलन पर चलने के लिए प्रेरित नहीं करती है। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कहा कि स्थायी आय जब बढ़ती है तो हम दीर्घकालीन उपभोग फलन पर चलते हैं, और जब चालू आय बढ़ती है तो हम अल्पकालीन उपभोग फलन पर ही आगे पीछे खिसकते हैं, आगे पीछे चलते हैं, यानी हमारा स्थिर बिंदु तो E1 ही रहेगा। तो इस प्रकार प्रोफेसर फ्रीडमैन के अनुसार सभी प्रकार की आय उपभोग को नहीं बढ़ाती है, दीर्घकालीन उपभोग को, केवल स्थायी आय में वृद्धि ही दीर्घकालीन उपभोग को बढ़ाती है। यही थ्योरी है फ्रीडमैन की स्थायी आय परिकल्पना, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट पे लिख सकते हैं। थैंक यू।